हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6 का 6th चैप्टर द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ लेकर के आया हूँ। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल प्रोसेस के बारे में, एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में, इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग, हिल और माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ेंगे, प्लेटू और प्लेन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। जितना आपका एनसीईआरटी में है उससे मैं कुछ और ज़्यादा ही आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मेजर लैंडफॉर्म है एक्चुअल में क्या चीज़। तो अर्थ का सरफेस हर एक जगह में इक्वल नहीं है, हर एक जगह में प्लेन नहीं है, हर एक जगह में बराबर नहीं है। ओके, तो अर्थ का सरफेस कुछ कुछ जगह पे रगड़ है, किसी जगह पे प्लेन है, किसी जगह पे हाई एलिवेशन है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से 3 तरह के कैटेगरी मेंशन किए गए हैं। अर्थ के एलिवेशन और रग्ड के हिसाब से 3 कैटेगरी मेंशन किए गए हैं। पहला कैटेगरी आपका है माउंटेन और हिल, जो हाई एलिवेशन में आते हैं और जिनमें समिट होता है। समिट मतलब शिखर जिन का होता है, चोटी जिन में होती है। ओके, पीक जिन में होता है। ओके, और दूसरा कैटेगरी में आपके आते हैं प्लेटू। प्लेटू जिनमें समिट नहीं होता है। ओके, समिट नहीं होता है, इनमें स्लोप होता है। तीसरे कैटेगरी में आपके आते हैं प्लेन, जिनमें ना तो समिट होता है और ना ही स्लोप होता है। तो ये 3 कैटेगरी में आपके एलिवेशन और स्लोप पर इन 3 मेजर लैंडफॉर्म को कंसीडर किया गया है। पहला है आपका माउंटेन, दूसरा है प्लेटू और थर्ड है आपका प्लेन। माउंटेन में आपका समिट होता है और स्लोप भी होता है, दोनों होता है। ओके, समिट और स्लोप दोनों होता है। प्लेटू में आपका समिट नहीं होता है, सिर्फ स्लोप होता है। और प्लेन में आपका ना तो समिट होता है और ना ही स्लोप होता है। ये 3 तरह के लैंडफॉर्म आपके कंसीडर किए गए हैं आपके मेजर लैंडफॉर्म में। मगर ये लैंडफॉर्म क्रिएट होने के कारण क्या है? तो इनके क्रिएट होने का 2 प्रोसेस होता है। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इन्हीं 2 प्रोसेस के कारण ही ये 3 तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं अर्थ पे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंटरनल प्रोसेस के बारे में। इंटरनल प्रोसेस में सिर्फ अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है अर्थ का सरफेस का। सिर्फ इंटरनल प्रोसेस में अर्थ का सरफेस का अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है। ये 2 चीज़ होता है इंटरनल प्रोसेस में, जो कि आपका अर्थ के इनसाइड में होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स में कोलाइड होने के कारण। कोलाइड होने के कारण या तो अपलिफ्टमेंट हो सकता है या फिर सिंकिंग हो सकता है। इन्हीं 2 कारण से इंटरनल प्रोसेस में के ज़रिए आपका लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में आपका लैंड का सरफेस वियर डाउन होता है और रिबिल्ट भी होता है। अर्थ का सरफेस अपना हाइट खोता भी है और साथ ही साथ फिर से उसको रिबिल्ट भी करता है। वियर डाउन किस प्रोसेस के कारण होता है? तो वियर डाउन में इरोजन के कारण वियर डाउन होता है। जिस कारण से वियर डाउन होता है उस प्रोसेस को हम लोग इरोजन बोलते हैं। और रिबिल्ट जिस कारण से होता है उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं।
डिपोजिशन बोलते हैं। हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं अपने इरोजन पे। ओके, ये दो प्रोसेस आपके मैंने कंप्लीट कर दिए। इंटरनल प्रोसेस में सिर्फ अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है अर्थ के सरफेस के अंदर में टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने के कारण, और इन द एक्सटर्नल प्रोसेस में अर्थ का सरफेस वियर डाउन होता है या फिर रिबिल्ट होता है, दोनों होता है। इंटरनल प्रोसेस में रिबिल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक्सटर्नल प्रोसेस में ही रिबिल्ट होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस में वियर डाउन होता है आपका इरोजन के प्रोसेस के कारण, और रिबिल्ट होता है डिपोजिशन के कारण, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है इरोजन, और फोर्थ पॉइंट है आपका डिपोजिशन। इरोजन प्रोसेस में आपके 5 एजेंट हेल्प करते हैं, जो कि हैं आपका एयर, वाटर, लैंड, थर्मल और ग्रेविटी। इन्हीं 5 मेन एजेंट के कारण ही आपका इरोजन होता है, और इरोजन को कंप्लीट होने के लिए इरोडेड मटेरियल का मूवमेंट होना जरूरी है। मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल। ओके, इरोजन में इरोडेड मटेरियल का मूवमेंट होना ज़रूरी है। और वो इरोडेड मटेरियल क्या हो सकते हैं? तो या तो वो एयर हो सकते हैं, वाटर में क्या हो सकता है? वाटर में आपका हो सकता है रिवर। ओके, लैंड में आपका क्या हो सकता है? लैंड में आपका सॉइल हो सकता है इरोडेड मटेरियल में। ठीक, थर्मल और ग्रेविटी, मड हो सकता है। ये 3 चीज़ों के मूवमेंट होते रहना चाहिए, तो उसी के कारण आपका इरोजन प्रोसेस होता है, जिसके कारण से अर्थ का सरफेस वियर डाउन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक हाई एलिवेशन जगह है, ठीक, और इरोडेड मटेरियल आ रहा है, तो ये इसके इस पार्ट में लगातार इसको बॉर्न आउट करता रहेगा। ओके, इस पार्ट को हमेशा घिसता रहेगा, और घिसते घिसते ये पार्ट छोटा होता जाएगा, फिर छोटा होता जाएगा, और फिर एक समय ये पार्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और ये पूरा हाई एलिवेशन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर से। तो इरोजन के कारण से उस हाई एलिवेशन को पूरी तरह से वॉर्न आउट कर देता है ये आपका जो भी इरोजन का मटेरियल्स है। साथ में डिपोजिशन में फिर अगर कहीं पर ज़्यादा गड्ढा अगर हो गया है, तो डिपोजिशन में उसको फिर वो प्लेन कर देता है। फिर से यही इरोजन जो एजेंट है, फिर उसको वो फिर प्लेन कर देते हैं। डिपोजिशन में उसको फिर से एक प्लेन सतह में बना दिया जाता है। तो एक्सटर्नल प्रोसेस यही आपका होता है, जिसमें वियर डाउन और रिबिल्ट दोनों चीज़ होता है। मैंने आपका इंटरनल प्रोसेस भी बता दिया, एक्सटर्नल प्रोसेस भी हो गया, इरोजन भी हो गया, डिपोजिशन भी हो गया। अब हम आते हैं वेदरिंग में। मैं अभी इरोजन को क्लियर नहीं किया हूँ, क्योंकि इरोजन और वेदरिंग में कुछ सिमिलर थिंग है। वेदरिंग भी वियर डाउन ही करता है हाई एलिवेशन को, बट उसमें इरोजन में जहाँ 5 एजेंट काम करते थे, एयर, वाटर, लैंड, थर्मल और ग्रेविटी, और साथ ही साथ उसको मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल का भी ज़रूरत होता था, मगर वेदरिंग में इसके एजेंट होते हैं फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली। इन 3 तरीकों से, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली तरीके से ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है। एटमॉस्फेयर से ये रिएक्शन करता है। और वेदरिंग में कोई भी वेदर्ड मटेरियल का मूवमेंट होना ज़रूरी नहीं है, या फिर इसे किसी भी वेदर्ड मटेरियल का ज़रूरत ही नहीं है। नो नीड
ऑफ वेदर्ड मटेरियल। इरोजन को होने के लिए इरोडेड मटेरियल का ज़रूरत है उसका मूवमेंट होने का, मगर वेदरिंग में वेदर्ड मटेरियल का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेदरिंग में होता है फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली एटमॉस्फेयर से वो रिएक्शन करता है वेदरिंग में। आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप एक आयरन की प्लेट को आप एटमॉस्फेयर पर रख दें और कुछ दिन के बाद उस आयरन के प्लेट पे कुछ रस्ट आ जाएंगे, तो वो रस्ट कहाँ से आए? एटमॉस्फेयर से। ये एक तरह का प्रोसेस ही है उस आयरन पे रस्ट लगने का। इस तरह से उस आयरन के सरफेस का चेंज हो गया, उसका सरफेस चेंज हो गया। पहले जो वो बिल्कुल प्लेन था, अब उसका सरफेस चेंज हो जाएगा, कुछ रग्ड आ जाएगा उसमें। तो वो उसमें उसका रग्ड होने के लिए कोई भी इरोडेड मटेरियल का ज़रूरत नहीं पड़ा, किसी का मूवमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके उस आयरन प्लेट ने अपना सरफेस को बदल दिया। तो उसी तरह से वेदरिंग में भी होता है, वो फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली एटमॉस्फेयर से वो रिएक्शन करता है और उस तरह से अर्थ का लैंड फॉर्म चेंज होता है, वियर डाउन होता है। और इरोजन में आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका वेदरिंग भी कंप्लीट हो गया। हम अब आते हैं हिल पे। जो लैंड फॉर्म का पहला पार्ट मैंने आपको अभी बताया था कि एलिवेशन और स्लोप को कंसीडर करते हुए 3 तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट किए गए हैं, जिनमें एक होता है माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स। तो माउंटेन में भी 2 कैटेगरी के हो जाते हैं। एक होता है हिल जो कि कम हाइट का होता है, एक होता है आपका माउंटेन जो कि ज़्यादा हाइट का होता है। हिल हो गया और ये आपका हो गया माउंटेन। हिल भी हाई एलिवेशन लैंड ही है जो कि अपने आसपास के ब्रॉडली एरिया से वो हाई एलिवेशन पे रहता है। मगर हिल का हाइट कितना होना चाहिए? हिल का हाइट 600 से लेस देन रहेगा, 600 से वो लेस देन रहेगा उसका हाइट, या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। मगर माउंटेन का 600 से प्लस होगा। माउंटेन उसी को बोलते हैं जिसका हाइट 600 मीटर है। 600 मीटर, 600 मीटर से हिल का या तो इक्वल होगा 600 मीटर या फिर 600 मीटर से कम होगा। और इन द केस ऑफ माउंटेन द हाइट विल बी मोर देन 600 मीटर। तो हम लोग इसी तरह से हिल और माउंटेन को कैटेगरी में डालते हैं। हम अब आते हैं माउंटेन पे। माउंटेन किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? सबसे पहली बात है कि माउंटेन एक स्टोरेज ऑफ वाटर है, क्योंकि माउंटेन काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं। इस कारण से वहाँ जो वाटर होता है वो आइस फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं। और जो भी वाटरफॉल्स भी होते हैं बहुत सारे, वो माउंटेन से ही होते रहते हैं। और जैसे जैसे कुछ माउंटेन तो क्लाउड से भी ऊपर के हो जाते हैं, इतना उनका हाइट होता है। कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो सी के अंदर में होते हैं, अंडर द सी वो होते हैं। जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर की तरफ चढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर भी लो होता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा। माउंटेन पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होता है ड्यू टू इट हार्श क्लाइमेट ऑफ द माउंटेन, क्योंकि माउंटेन पे बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, इसी कारण से वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट भी उतना अच्छा से नहीं हो सकता है, यहाँ पर रोड बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर हाई स्लोप होने के कारण यहाँ फार्मिंग भी बहुत ही कम होती है। माउंटेन में रेंज भी होता है, एक ही माउंटेन कई एक साथ में जुड़े हुए रह सकते हैं। देखिए, एक ही माउंटेन कुछ के साथ में जुड़े हुए रह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। बहुत सारे माउंटेन पैरेलल रेंज में रहते हैं, कोई कोई तो 100 किलोमीटर तक भी रेंज में रहते हैं। तो इन माउंटेन में से कुछ का एग्जाम्पल है आपका हिमालय,
द हिमालय जो कि एशिया में है, आपका एंडीज जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, सॉरी, और आपका आल्प्स जो कि यूरोप में है। ओके, ये सब आपके माउंटेन रेंज के एग्जाम्पल हैं। कोई कोई तो माउंटेन रेंज 100 किलोमीटर तक रेंज में होते हैं, 100 किलोमीटर तक। और आपको पता है कि ये जो एंडीज जो है, एंडीज ये सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज में आपका आता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज में है, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो ये इसी तरह से माउंटेन का कुछ खूबी है, मैंने आपको बताया। ये वाटर के मेन स्टोरेज होते हैं और ये सिनेटिक ब्यूटी के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी आते हैं यहाँ पर। बहुत सारे तरह के गेम भी होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हुआ और हैंड ग्लाइडिंग हुआ। बहुत तरह के खेल भी खेले जाते हैं माउंटेन पे। तो यहाँ पर मैंने आपका हिल और माउंटेन का भी चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन पे। तो माउंटेन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, एक होता है फोल्ड माउंटेन। ओके, इसमें दो टाइप के होते हैं, ओल्ड और न्यू। फिर आपका दूसरा आता है ब्लॉक माउंटेन। इसे फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। ओके, आपका थर्ड आपका आता है वोल्केनिक माउंटेन। इसको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। और आपका फोर्थ में आपका आता है, ये फोर्थ आपका एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। फोर्थ में आपका आता है रेसिडुअल माउंटेन। ये आपके चार तरह के माउंटेन होते हैं। तो हम शुरू करते हैं फोल्ड माउंटेन से। सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं। हर एक माउंटेन का बनने का अलग अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। तो फोल्ड माउंटेन का बनने का प्रोसेस है टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में कोलाइड होना। ठीक, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड होते हैं तो कोलाइड होने के कारण एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर की तरफ चला जाता है, एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ हो जाता है। तो इसी तरह से ये एक पहाड़ का फॉर्म में आ जाता है। ओके, ये एक माउंटेन तरह में बन जाता है। फोल्ड माउंटेन बनने के लिए प्रेशर इधर और इधर के तरफ से आना चाहिए, दोनों तरफ से प्रेशर आना चाहिए। आप एक एग्जांपल से समझिए, या आप एक चटाई लीजिए, उस चटाई को दोनों तरफ से आप खिसकाना शुरू कीजिए। ओके, तो आप देखेगा कि वो बीच में फोल्ड होने लगेगा। तो इसी तरह से आपका फोल्ड माउंटेन बनता है। सबसे इजी तरीका आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। तो ये आपका फोल्ड माउंटेन बनता है इस तरह से। ओके, फोल्ड माउंटेन बनता है क्योंकि फोल्ड माउंटेन हमेशा फोल्ड होता हुआ ही रहता है। ऐसा बात नहीं कि एक बार बन गया पहाड़ फिर बनना ही बंद हो गया, वो नहीं। वो पहाड़ बनाने में वो लगा हुआ ही रहता है एकदम। या बना रहे हैं तब बनाते ही रहते हैं और अंत तक इसको बनाता है, जब तक कि इसका लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचता, लास्ट फोल्ड तक नहीं पहुंच जाता है। तो उसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि इसका जो आप
अप का जो साइड है तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और इसका जो डेप्थ का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। और जब से पहला जो फोल्ड होता है उस पहले फोल्ड को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक फोल्ड। उसके बाद वाले फोल्ड को हम लोग बोलते हैं ओवर फोल्ड। उसके बाद के थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल फोल्ड, और इसके बाद के फोल्ड को हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। और सबसे लास्ट जिसके बाद फिर फोल्ड होना बंद हो जाता है, सबसे लास्ट का आपका होता है नैपे। ये आपका सबसे लास्ट होता है, आप इसको लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, मैं स्पेशल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फोल्ड होता है एसिमेट्रिक फोल्ड, उसके बाद ओवर फोल्ड, उसके बाद सिंपल फोल्ड, उसके बाद रिकम्बेंट फोल्ड, और एट द लास्ट नैपे। ये सबसे लास्ट फोल्ड आपका होता है नैपे। अपर जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और नीचे के डेप्थ के पार्ट को सिंक्लाइन बोलते हैं फोल्ड माउंटेन में। ओके, तो आपका ये फोल्ड माउंटेन यहाँ तक हो गया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फोल्ड माउंटेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओल्ड और एक होता है न्यू। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि टोटल फोल्ड माउंटेन कितने हैं। जहाँ तक इसका हो गया यूराल, डा आगे में लगा लीजिएगा, द यूराल है, द रॉकी, द आल्प्स, द हिमालय, ओके। और भी कुछ बचा, अरावली, जो कि इंडिया में है। ठीक, अरावली के बारे में मैं बताता हूँ कि अरावली सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का आपका एग्जाम्पल है। अरावली सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अरावली काफ़ी समय पहले बहुत ही हाई एलिवेशन इसका था, मगर लगातार वॉर्न आउट होने के कारण, इरोजन और वेदरिंग के कारण ये लगातार वॉर्न आउट होता गया, और इसका आज इस तरह से है। ठीक, पहले इस तरह से था, लगातार वॉर्न आउट होता गया, और आज इसका हाइट काफ़ी कम हो गया है। अरावली आपका राजस्थान में है, और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन का ये एग्जाम्पल है अरावली। ओके, तो इतने आपके फोल्ड माउंटेन के आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपके यूराल, रॉकी, आल्प्स, हिमालय, अरावली, और एक और है आपका एंडीज भी। एंडीज जो आपका साउथ अमेरिका में है, ये रॉकी आपका नॉर्थ अमेरिका में है, यूराल आपका रशिया में है, ओके, आल्प्स आपका यूरोप में है, हिमालय आपका एशिया में है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा। इतने सारे माउंटेन को याद करने का एक मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। सबसे इजी ट्रिक है, यू आर ए फोल्ड माउंटेन। कितना अच्छा ट्रिक है, यू आर ए फोल्ड माउंटेन। यू से आपका यूराल हो गया, आर से रॉकी हो गया, ए से आपका आल्प्स, एंडीज, अरावली, तीनों हो गया, और सिर्फ आपको एक याद करना पड़ेगा, हिमालय। हिमालय आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, एक तो आप याद कर ही सकते हैं कि हिमालय आपका फोल्ड माउंटेन है। यू आर ए फोल्ड माउंटेन एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। हम आगे आते हैं
ओल्ड और न्यू फोल्ड माउंटेन पे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एज 2000 मिलियन होता है एज, और वहीं न्यू का 10 से 25 मिलियन इसका एज होता है, 10 to 25। ओके, हाँ, 10 to 25 मिलियन इसका एज होता है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का आपका एग्जांपल हो गया अरावली, यूराल। अरावली आपका इंडिया में है, एशिया में। यूराल आपका रशिया में है आपका। एक और है आपका अपलाचियान है आपका शायद। ओके, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, अपलाचियान क्या इसका नाम बोलते हैं। ये आपका ओल्ड माउंटेन का आपका एग्जांपल है। वहीं आप आइए यंग माउंटेन पे, यंग फोल्ड माउंटेन पे। तो ओल्ड और यंग होता है। तो यंग फोल्ड माउंटेन में आपका आता है रॉकी, आल्प्स, एंडीज, हिमालय। ये सब आपके यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल में आते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एज 200 मिलियन होता है, जिसमें आता है अरावली, यूराल और प्लेचाइन जो नॉर्थ अमेरिका में। यूराल आपका रशिया में है, अरावली आपका एशिया में है। द रॉकी आपका नॉर्थ अमेरिका में है, आल्प्स आपका यूरोप में है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में है, और हिमालय आपका एशिया में है। यंग का 10 से 25 मिलियन एज होता है। तो ये आपका फोल्ड माउंटेन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं ब्लॉक माउंटेन पे। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम लोग फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि फोल्ड माउंटेन में इधर से भी प्रेशर आना चाहिए, इधर से भी प्रेशर है, दोनों तरफ से प्रेशर आएगा तो आपका फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो जाएगा। मगर ब्लॉक माउंटेन में सिर्फ प्रेशर ही नहीं, टेंशन भी होता है। मतलब एक बार प्रेशर आया और उसके बाद फिर प्रेशर छोड़ता भी है। तो उन दोनों, एक बार प्रेशर इस तरफ से आएगा, इसको बोला जाता है कंप्रेशन, कंप्रेशन, और फिर उसके बाद प्रेशर को रिलीज भी करेगा, इसको बोलते हैं टेंशन। एक बार प्रेशर आएगा और एक बार प्रेशर को छोड़ेगा भी। आप इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि ये कोई टेक्टोनिक प्लेट है, शुरू बार में प्रेशर आया तो ये क्रैक हो जाता है। ओके, इस तरह से क्रैक होगा, और क्रैक होने के बाद फिर ये बीच में से ये क्रैक हो जाता है, और क्रैक करने के बाद फिर जब प्रेशर इस तरफ से इधर तरफ में रिलीज होता है, जब टेंशन में, तो ये इस तरह का हो जाता है, और ये जो अपर का पार्ट था इसका, ये नीचे में चला जाता है, ये नीचे में कहीं पर फंस जाता है ये। ओके, ब्लॉक माउंटेन में क्रैक डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, सरफेस का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पहले यहाँ था, उसके बाद जब टेंशन हुआ, रिलीज हुआ, तो उसके बाद से ये सरफेस का रिप्लेसमेंट हो गया नीचे के साइड में। तो ये जो दोनों जो अप के पार्ट बन गए, यही दोनों आपका ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं। ओके, यही दोनों आपको ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं। और ये जो बीच का जो जगह हुआ, ये आपका रिफ्ट वैली बन जाता है, रिफ्ट वैली। ओके, तो एक बात और जान लीजिए कि ब्लॉक माउंटेन्स हमेशा पेयर में ज़रूर होंगे, और साथ ही साथ ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में आपका रिफ्ट वैली ज़रूर होना ही होना है। एक एग्जांपल से आप देख लीजिए, जो हमारा नर्मदा वैली है इंडिया में,
जो आपका नर्मदा वैली है इंडिया में, ये आपका विंध्य जो कि आपका नॉर्थ में है, और सतपुड़ा जो कि आपका साउथ में है, उन्हीं दोनों के बीच में से जाता है। तो आपका विंध्य और सतपुड़ा आपका ब्लॉक माउंटेन्स है। ओके, आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच से आपका नर्मदा वैली क्रॉस करता है। और एक बात है कि रिफ्ट वैली हमेशा वी शेप में ही रहेगा। ये भी आपका आता है एग्जाम में। रिफ्ट वैली का शेप किस तरह का होगा? रिफ्ट वैली हमेशा वी शेप में ही रहेगा। ब्लॉक माउंटेन कैसे बना? सबसे पहले कंप्रेशन हुआ, जिसके कारण से टेक्टोनिक प्लेट में क्रैक्स आ जाते हैं, और उसके बाद फिर टेंशन में यही जो क्रैक होता है, उसके बाद फिर ये सरफेस अपलिफ्टमेंट हो जाता है नीचे के साइड में, सॉरी डिप्लेसमेंट हो जाता है नीचे के वर्टिकली। तो जो बीच का पार्ट होता है वो आपका रिफ्ट वैली होता है, और बाकी जो दोनों जो अप साइड बन जाते हैं वही आपका ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ये जो अप साइड होता है इसको होर्स्ट बोलते हैं, HORST, होर्स्ट, और नीचे के पार्ट को आपका ग्रेबन बोलते हैं, ग्रेबन। और जो क्रैक्स आते हैं उनको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, क्योंकि ये एक तरह के गलती से बन गए, फॉल्ट होने के कारण, कि टेक्टोनिक प्लेट में ब्रेक्स आने के कारण नहीं बनते हैं, फॉल्ट के कारण नहीं बनते, इसीलिए इसको फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक, तो यही आपका ब्लॉक माउंटेन्स का था। मैंने एक एग्जांपल से भी आपको बता दिया। इंडिया में आपका विंध्य है, सतपुड़ा है, जिसके बीच में से आपका नर्मदा वैली क्रॉस करता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आपका ब्लॉक माउंटेन आपका कंप्लीट हुआ एक एग्जाम्पल के साथ में भी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वोल्केनिक माउंटेन में। वोल्केनिक माउंटेन जिसे माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। वोल्केनिक माउंटेन मेनली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन मेनली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण ही बनते हैं। जब कहीं किसी जगह में मैग्मा या लावा निकलता है और वो एक ही जगह पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी तरह से एक पहाड़ बन जाता है, और चूँकि वो वोल्केनो के लावा या तो मैग्मा के कारण बना है, इसलिए उसे वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। और चूँकि एक ही जगह पर वो एक्यूमुलेट होता रहा तो इसीलिए उसे माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। ठीक, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनता है। इसका कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका माउंट फुजियामा हो गया, माउंट फुजियामा जो कि आपका जापान में है, या का वोल्केनिक माउंटेन है ये आपका। फिर आपका माउंट किलिमंजारो है, जो कि आपका अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा वोल्केनिक माउंटेन आपका रिंग्स ऑफ फायर के पास में होते हैं। रिंग्स ऑफ फायर जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में आपका पाया जाता है। रिंग्स ऑफ फायर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक माउंटेन वहीं पर होते हैं, रिंग्स ऑफ फायर के पास में। मैंने आपको दो एग्जांपल यहाँ पर बता दिया, माउंट फुजियामा जापान में है और एक माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में। ये दोनों के दोनों वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेसिडुअल माउंटेन पे। रेसिडुअल माउंटेन के बारे में आपका एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। रेसिडुअल माउंटेन मेनली इरोजन के कारण बनता है और साथ ही साथ ये डिपोजिशन के कारण भी बनता है।
इन दोनों का यूज से बनता है, क्योंकि रेसिडुअल माउंटेन मेनली वेस्ट मटेरियल से बनता है। जिस तरह से वोल्केनिक माउंटेन में मैग्मा और लावा एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होते रहे, तो रेसिडुअल माउंटेन में वेस्ट मटेरियल एक जगह पर एक्यूमुलेट होते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं एक ही जगह पर। वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होते 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 वो एक पहाड़ बन जाते हैं। और उन वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सॉइल हो सकता है, मड हो सकता है, कीचड़ मतलब कि, फिर आपका स्टोन हो सकता है, आपका प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है, कुछ भी। प्लास्टिक को आप नहीं कंसिडर कीजिए, ओके। तो वेस्ट मटेरियल में कुछ भी हो सकता है, वो एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहा और उसके बाद वो एक पहाड़ बन जाता है। उसी पहाड़ को रेसिडुअल माउंटेन होते हैं। और रेसिडुअल माउंटेन के बनने को प्रोसेस को हम लोग डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन बोलते हैं, इसके बनने को प्रोसेस को हम लोग डेन्यूडेशन बोलते हैं, ओके। तो ये आपका रेसिडुअल माउंटेन भी कंप्लीट हो गया। हिंदी में इसको अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अपशिष्ट नाम से ही पता चल गया कि अपशिष्ट मतलब कि अपशिष्ट चीज़ों से बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ माउंटेन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। आगे हम आते हैं प्लेटू पर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लेटू में आपका समिट नहीं होता है, उसमें सिर्फ स्लोप होता है। प्लेटू में समिट नहीं होता है, उसमें सिर्फ स्लोप होता है, और एक से ज़्यादा भी स्लोप हो सकते हैं, ओके। इसका हाइट, प्लेटू का हाइट 100 मीटर से 1000 मीटर तक जा सकता है। 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकता है प्लेटू का हाइट। और प्लेटू मेनली सरफेस से एक टेबल की तरह रहता है, वो ऊपर के साइड में बिल्कुल ये फ्लैट रहेगा। इसका जो एलिवेशन है वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा और उसका स्लोप इस तरह का बना हुआ रहेगा, ओके। ये प्लेटू का है और 100 मीटर से 1000 मीटर तक में रहता है। सबसे हाईएस्ट प्लेटू आपका तिब्बत प्लेटू है, जिसको हम लोग द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। वो सबसे हाईएस्ट प्लेटू है पूरा वर्ल्ड में, इसलिए उसको द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। प्लेटू मेनली मिनरल्स के स्टोर्स होते हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा माइनिंग्स होता रहता है। हर एक कंटिनेंट में आपको प्लेटू मिलेगा ही मिलेगा, हर एक कंटिनेंट में आपको प्लेटू मिलेगा। हमारे इंडिया में भी एक प्लेटू है जिसको हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं, जो कि आपका स्वर्ण रेखा रिवर के नज़दीक में है। प्लेटू में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं, जिस तरह से हुंड्रू वाटरफॉल आपका छोटा नागपुर पे है और जोग वाटरफॉल आपका कर्नाटका में है। प्लेटू आपका पॉपुलेशन यहाँ भी होता है, मगर माउंटेन से ज़्यादा होता है, प्लेन से कम पॉपुलेशन होता है। एग्रीकल्चर के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, सिर्फ लावा प्लेटू को छोड़ करके। प्लेटू पे फार्मिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसकी सतह बहुत ही रग्ड होती है और ये उतना फर्टाइल इसका लैंड नहीं होता है, सिर्फ लावा प्लेटू को छोड़ करके, क्योंकि लावा प्लेटू आपका वोल्केनिक इरप्शन के कारण से बनता है और उस पर ब्लैक सॉइल मिलता है जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है। इसी के कारण से सिर्फ लावा सॉइल पर ही आपका एग्रीकल्चर हो पाता है, बाकी प्लेटू पर आपका नहीं हो पाता है। और प्लेटू बाकी और भी चीज़ से काफ़ी अच्छा है। तो मैंने एग्जांपल भी आपका दिया, एक छोटा नागपुर प्लेटू आपका इंडिया में है जो कि आपका स्वर्ण रेखा रिवर पे है, उसमें हिंड्रो वाटरफॉल भी है उसमें, और जोग वाटरफॉल आपका कर्नाटका में है। हमारा एक डक्कन प्लेटू भी है इंडिया में ही। तो आपका प्लेटू आपका कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आपका प्लेटू कंप्लीट हो गया। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, प्लेटू आपका कंप्लीट हो गया पूरा, मैंने आपको बता दिया। तो
प्लेटू मिनरल्स के मेन स्टोर्स होते हैं, वहाँ ज़्यादा माइनिंग होता है। हर एक प्लेटू में कोई ना कोई मिनरल ज़रूर होगा, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड, ये सारे चीज़ आपका प्लेटू से मिलने ही मिलने। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि हर एक कंटिनेंट में जो जो प्लेटू है हर एक का लिस्ट के साथ में रहेगा, और वो प्लेटू में किस मिनरल्स का माइनिंग होता है वो भी उसके साथ में आपको लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल प्लेटू का एक लिस्ट दूंगा, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट होगा, आप उसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम प्लेन्स पर। प्लेन्स सबसे ज़्यादा अर्थ के लैंड में सबसे ज़्यादा है, लैंड फॉर्म में सबसे बड़ा ये लैंड फॉर्म है। ये 1/3 पार्ट लैंड फॉर्म का ये कवर करता है ये प्लेन, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन में ही होता है। और ये एग्रीकल्चर से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि प्लेन मेनली रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के कारण से बनता है। ओके, मेनली रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के कारण बनता है, इरोजन से, जो अपने साथ में वो जितना भी जगह का है सब एक जगह पर इकट्ठा करते जाती हैं और ये उसको प्लेन करती चले जाती हैं। अपने रास्ते में जितना भी चीज़ आता है सबको प्लेन करती चले जाती हैं, और पीछे का जो भी वेस्ट मटेरियल वो वहीं पर छोड़ते हुए चले जाती हैं। तो प्लेन आपका सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इसमें होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये होता है, ट्रांसपोर्ट भी सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ये 1/3 पार्ट ये लैंड का कवर किए हुए है। और हम इंडिया में लेते हैं कि इंडिया में जो आपका नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, इसका सबसे ज़्यादा पार्ट आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर के कारण ही बनाया गया है। आपका चाइना भी आपका यांगत्ची रिवर के कारण ही आपका उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स बनाए गए हैं। ओके, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लेन आपका इंडो गैगनेटिक प्लेन है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लेन है। ओके, तो मैंने आपका प्लेन भी आपका कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर आपका प्लेन भी कंप्लीट हो गया। हम लोग इसके बाद माउंटेन पे फिर से आते हैं। माउंटेन पर कुछ जो हाईएस्ट माउंटेन हैं हर एक कंटिनेंट में, और उसके हाईएस्ट पीक के बारे में भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एशिया में। एशिया में आपका सबसे हाईएस्ट है आपका हिमालय। और इसका सबसे हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एवरेस्ट। ये जो हिमालय है ये टोटल 7 कंट्री से टच करता है। वो कंट्री कौन कौन सी हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और चाइना। इन्हीं 7 कंट्री से आपका हिमालय टच करता है, जो कि एशिया में है। सबसे हाईएस्ट पीक इसका माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट आपका 8848 मीटर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूरोप में। यूरोप में आपका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है द कॉकेसस। ओके, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एल्बरस। जो कि आपका टोटल 6 कंट्री को टच करता है, जो कि है आपका रशिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान, अजरबैजान, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, अजरबैजान,
यूरोप टोटल 6 कंट्री को टच करता है, ये इसका कॉकेसस माउंटेन जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बरस, टोटल 6 को टच करता है, रशिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान और अजरबैजान। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट है आपका द रॉकी, और उसका सबसे हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एल्बर्ट। ये आपका 2 कंट्री को टच करता है, यूएसए और कनाडा को। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ऊपर वाला मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग साउथ अमेरिका में चलते हैं। साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट है द एंडीज, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट एकांकागुआ। ये आपको टच करता है टोटल 7 की 6 कंट्री को टच करता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, वेनेजुएला हो गया, इक्वाडोर, चिली, इक्वाडोर, चिली, और एक और है अर्जेंटीना। इतना को ये टच करता है। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री को ये टच करता है टोटल। साउथ अमेरिका का द एंडीज माउंटेन जिसका सबसे हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एकांकागुआ, ये आपका टोटल 7 कंट्री को टच करता है। बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट हम लोग अंटार्कटिका पर चलते हैं। अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है आपका ट्रांस अंटार्कटिका, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट किर्कपैट्रिक। ये आपका सिर्फ अंटार्कटिका में ही फैला हुआ है, अंटार्कटिका में कोई और भी कंट्री नहीं है, सिर्फ अंटार्कटिका में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है आपका द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका सबसे हाईएस्ट पीक है आपका माउंट कुज्युस्कू। कोस्क्युज्कू रेंज। ओके, और ये सिर्फ आपका ऑस्ट्रेलिया में ही टच करता है और कोई दूसरा कंट्री को ये आपका टच नहीं करता है। तो मैंने आपको टोटल 6 कंटिनेंट के बारे में बताया है। मैंने अफ्रीका के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे वो नहीं मिला। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल कंटिनेंट में भी हाईएस्ट पीक और हाईएस्ट पॉइंट आपको कंप्लीट कर दिया। इतने सारे लैंड फॉर्म हमारे हैं, प्लेन्स, माउंटेन और प्लेटू।
यही हमारे रहने के लिए जगह है, क्योंकि हम लोग पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग पानी में सांस नहीं ले सकते हैं पहली बार। मगर फिर भी हमारे लिए रहने का जो जगह है हम लोग उसी को ही गंदा करते हैं, वेस्ट मटेरियल से भरते जाते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, जिसके कारण से ज़्यादा फ्लड और सॉइल इरोजन होता है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन इसे कैसे यूज़ करेगा, यही आपका एनसीईआरटी के किताब में लिखा हुआ है। इस तरह से मैंने आपका एनसीईआरटी का 6 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा क्लास 6 का 7th चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए गौरव कुमार को।